जरा सोचिए, साल है 2026। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक जगह से, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। चलिए हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर देखते हैं कि ये काल्पनिक संकट कैसे दुनिया को हिला देता है। 20%। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा न लगे, लेकिन जरा सोचिए, दुनिया की पूरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 20% हिस्सा इसी एक तंग समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ये दुनिया की एनर्जी की एक तरह से लाइफलाइन है, और अगर ये कट जाए तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो सवाल ये है कि पानी का ये छोटा सा रास्ता आखिर इतना बड़ा मसला है क्यों? चलिए दुनिया के इस सबसे अहम चोक पॉइंट को जरा और गहराई से समझते हैं। और मामला सिर्फ एलएनजी तक ही सीमित नहीं है। दुनिया का 1/4 तेल यहीं से, दुनिया का लगभग 1/3 फर्टिलाइजर, सोचिए, जो हमारे खेतों और खाने के लिए कितना जरूरी है, वो सबका सब इसी एक रास्ते से गुजरता है। सही मायनों में ये ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है, और ये एक बहुत बहुत नाजुक धागे से लटकी हुई है। तो फिर ये चिंगारी लगी कहां से? आइए देखते हैं कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन देखते ही देखते एक बड़े संकट में तब्दील हो गई। और ये सब हुआ सिर्फ एक दिन के अंदर। सुबह एक हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है। दोपहर तक ईरान मिसाइलों से जवाबी हमला करता है, और शाम होते होते एक रेडियो मैसेज, और इस मैसेज ने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। तो अचानक से दुनिया का सबसे व्यस्त एनर्जी हाईवे बंद हो गया, ठप। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने आखिर ये किया कैसे? जानकारों ने इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी संकट बताया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि याद रखिए, उस संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था, उसे घुटनों पर ला दिया था। ईरान ने इसे बंद करने के लिए हर तरीका अपनाया। सीधी मिसाइलें, ड्रोन हमले और पानी के नीचे छिपी हुई खतरनाक बारूदी सुरंगें। इतना ही नहीं, उन्होंने जीपीएस को जाम कर दिया ताकि जहाज रास्ता भटक जाएं, और इन सबके ऊपर वहां से गुजरने का इंश्योरेंस इतना ज्यादा महंगा कर दिया कि किसी भी कंपनी के लिए वहां से जहाज ले जाना नामुमकिन हो गया। और ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा था, इसमें सचमुच लोगों की जानें जा रही थीं। एमटी स्काईलाइट, एमकेडी व्योम, मुसफ्फा 2, ये सिर्फ जहाज़ों के नाम नहीं हैं। ये उन लोगों की दर्दनाक कहानियां हैं जिन्होंने इस संकट की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। नतीजा, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर वहां से जहाज़ों का आना जाना लगभग 0 हो गया। ये नाकाबंदी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब रही। तो पानी के इस एक छोटे से रास्ते के बंद होने का असर बाकी दुनिया पर कैसा पड़ा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये जो चार्ट है, ये असल में पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर गईं, इतनी तेजी से कि हाल के किसी भी युद्ध में ऐसा नहीं देखा गया था। $126 प्रति बैरल। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, पेट्रोल पंप पर जेब ज्यादा ढीली होगी, सब्जी राशन की दुकानों पर चीजें महंगी मिलेंगी। मतलब इसका असर हम सब पर पड़ता है। और जैसा मैंने पहले कहा, यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं थी। हमारे खेतों के लिए खाद, हमारी कारें बनाने के लिए एल्यूमिनियम, यहां तक कि मेडिकल मशीनों में इस्तेमाल होने वाली हीलियम गैस, सब कुछ दांव पर लग चुका था। और इस पूरे संकट ने एक ऐसे पुराने आर्थिक दुश्मन को फिर से जिंदा कर दिया, जिसका नाम सुनते ही सब डरते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आखिर ये है क्या? देखिए, ये वो हालत है जब एक तरफ तो महंगाई आसमान छू रही होती है, यानी चीजें महंगी होती जाती हैं, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है, मतलब नौकरियां घट जाती हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और मजे की बात यह है कि एक जमाने में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स ये मानते थे कि ऐसा होना नामुमकिन है। उनका लॉजिक था कि या तो महंगाई बढ़ेगी या फिर बेरोजगारी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। लेकिन फिर आया 1970s का दशक, और उसने इस थियरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। और यही बात पॉलिसी बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। सोचिए, अगर वो महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो इकॉनमी और सुस्त हो जाएगी, जिससे नौकरियां जाएंगी। और अगर वो नौकरियां बचाने के लिए ब्याज दरें घटाते हैं तो महंगाई और भी बेकाबू हो जाएगी। मतलब इधर कुआं उधर खाई। तो ऐसे में कोई करे तो क्या करे, जब एक ही समय पर दो अलग अलग मुसीबतें आ खड़ी हों? सच तो ये है कि इसका कोई आसान जवाब है ही नहीं।
पिछली बार जब 1970 में दुनिया इस मुसीबत में फंसी थी तो इससे निकलने का तरीका बहुत दर्दनाक था। सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि पूरी इकॉनमी एक गहरी मंदी में चली गई। ये एक तरह का फैक्ट्री रीसेट था। इसने महंगाई की कमर तो तोड़ दी, लेकिन इसकी कीमत बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियों और कारोबार को गवा कर चुकाई। तो आज बड़ा सवाल यही है, जब अगला ऐसा कोई आर्थिक संकट आएगा तो क्या हमारे पास इससे निपटने का कोई नया बेहतर तरीका होगा, या हम फिर से इतिहास के उन्हीं दर्दनाक फैसलों को दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगला संकट शायद उतना दूर ना हो जितना हम सोचते हैं।